नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है, लेकिन बात आज पुरानी नहीं, एक नए घटनाक्रम पर। भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ आने वाला है, एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और ये परिवर्तन कोई सुखद परिवर्तन नहीं होने वाला है, ये बेईमानों के इकट्ठा होने का परिवर्तन है। भारत के विपक्षी दलों ने इस बात को, इस तथ्य को, इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है, भाजपा को हराना असंभव है। वो 2024 की लड़ाई लड़ ही नहीं रहे। 2024 को उन्होंने छोड़ दिया है। चुनावी दृष्टि से उनकी नज़र 2029 पर है, लेकिन उससे पहले अपना घर बचाने की चिंता है। हो ये रहा है कि जो हवा के घोड़े पर सवार थे वो हवा के घोड़े से नीचे आ चुके हैं, ज़मीन पर आ चुके हैं और उनको रास्ता नहीं सूझ रहा है। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल इस समय अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े संकट के दौर से जूझ रहे हैं और वो सबसे सहायता मांग रहे हैं। जो ललकार रहे थे वो चीत्कार करने की मुद्रा में आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार कांग्रेस के संपर्क में हैं। उन्होंने गुजरात चुनाव से पहले भी कांग्रेस से संपर्क किया, सोनिया गांधी से बात की, उनसे कहा कि 70 ऐसी सीटें हैं जिन पर हम अगर मिलकर लड़ें तो हम जीत सकते हैं। सोनिया गांधी ने कहा बताते हैं, लेकिन कुछ बताया नहीं और उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। वो पिछले काफ़ी समय से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी राहुल गांधी से बात हो जाए, बात हो नहीं रही है। राहुल गांधी फ़ोन पर आने को तैयार नहीं। तो ये क्यों कर रहे हैं केजरीवाल ये सब? उनके 2 मंत्री, और 2 मंत्री नहीं, उनके 2 हाथ कहिए, दोनों हाथ, दाएं बाएं हाथ जो है वो जेल में है। और ये इस खास तौर से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उनको बहुत तेज़ धक्का लगा है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। उनके पास ऐसे लोग बचे नहीं हैं। जिस दिन इस्तीफ़ा हुआ मनीष सिसोदिया का, उसी दिन कहा गया कि 2 और मंत्री बनाए जाएंगे। अभी तक मंत्री बनाए नहीं गए। तो कहाँ से समर्थन मिल रहा अरविंद केजरीवाल को? तेजस्वी यादव से। किससे समर्थन मिला? ममता बनर्जी से। किससे मिला? अखिलेश यादव से। किससे मिला? केसीआर से। अब आप देखिए, ये सब भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए लोग हैं। ममता बनर्जी खुद नहीं है, लेकिन उनके तमाम मंत्री हैं। केसीआर की बेटी है। तेजस्वी यादव के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है और अखिलेश यादव के खिलाफ भी जो है आय से अधिक संपत्ति का मामला अभी बंद नहीं हुआ है। उसके अलावा उनके शासनकाल के दौरान 5 साल का 2012 से 2017 जो था, गोमती रिवर फ्रंट सहित जो है कई मामलों की जांच चल रही है और जांच जो है काफ़ी एडवांस स्टेज पर है। तो ये सब लोग अब जिस नई बात पर विचार कर रहे हैं उस बात को ध्यान से सुनिए कि ये लोग चाहते हैं कि ऐसे सभी लोग, उसमें एनसीपी भी शामिल है, उसमें जो है डीएमके भी शामिल होगी, उसमें केसीआर भी शामिल होंगे। ये सब लोग जो है मिलकर जो भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के साथ शामिल नहीं हुए, जो किसी और विपक्षी एकता के नाम पर शामिल नहीं हुए, वो सब शामिल होंगे और ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। उसी सुप्रीम कोर्ट के पास जिसको वो बिका हुआ कहते हैं, मोदी का पिट्ठू बताते हैं और जाने क्या क्या कहते हैं। कोई ऐसी संवैधानिक संस्था छोड़ी नहीं है विपक्ष ने जिसके खिलाफ न बोले हों। अब अरविंद केजरीवाल की समस्या ये है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस पार्टी ने समर्थन नहीं किया, बल्कि उनके 2 नेताओं ने कहा कि जो हुआ ठीक हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए। इस बात से अब आप देखिए, कांग्रेस की इस बात से कौन सबसे ज़्यादा आहत हुआ है? अरविंद केजरीवाल। वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करे, केंद्र सरकार के खिलाफ बोले, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ बोले। कांग्रेस का कहना है कि भाई, जब ईडी हमको सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुला रही थी, तब राष्ट्रपति के यहाँ एक प्रतिवेदन दिया था विपक्ष के कई दलों ने। उस प्रतिवेदन पर आम आदमी पार्टी ने दस्तखत करने से मना कर दिया। इसके अलावा लगातार जिस तरह से अभी नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए अरविंद केजरीवाल ने उनकी तुलना इंदिरा गांधी के समय से की, इंदिरा गांधी से की, तो आप कांग्रेस को गाली भी देंगे, कांग्रेस से समर्थन भी चाहेंगे।
ये हाल अरविंद केजरीवाल का इसलिए हो गया कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि करें क्या। वो जो उनकी तमन्ना थी बहुत तेज़ी में उनके दिमाग में ये था कि अब जो है उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है उसको, और कांग्रेस पार्टी की 3 राज्यों में सरकार है, उनकी 2 राज्यों में सरकार है, तो कांग्रेस से उनका मुकाबला है। तो वो उन राज्यों में जाने की योजना बना रहे थे और बना रहे हैं जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है या कांग्रेस पार्टी मजबूत है, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और ऐसे राज्यों में जाने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले वो गोवा, उत्तराखंड में जा चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल का जो लक्ष्य था वो कांग्रेस को रिप्लेस करने का, उनको लगा कि वो राष्ट्रीय विकल्प बन सकते हैं, इस तेज़ी में थे और उनको लग रहा था कि किसी के साथ नहीं जाएंगे, किसी के साथ जाने से समझौता करना पड़ेगा। असल में समस्या क्या हो रही है विपक्षी दलों की कि कोई अपने घर में हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है, लेकिन दूसरे के घर में हिस्सा लेने को तैयार है। तो इसलिए विपक्षी एकता की तो बात भूल जाइए, चाहे जितनी बातें करते रहें लोग कि विपक्षी एकता हो सकती है, इस तरह से हो सकती है, इस शर्त पर हो सकती है। विपक्ष का कोई ऐसा दल और नेता नहीं है जो ये मानता हो कि विपक्षी एकता अगर हो जाए, विपक्ष की पार्टियां साथ आ जाएं, तो मोदी को हराना छोड़ दीजिए, चुनौती दी जा सकती है। तो इन लोगों ने मान लिया है कि 2024 में मोदी के सामने कोई चुनौती नहीं है, और इनको लग रहा है कि अगर अभी से 2029 की तैयारी ना की तो फिर 2029 भी हाथ से निकल जाएगा। तो उसकी तैयारी के लिए ज़रूरी है कि भ्रष्टाचार के इस दलदल से निकलें। तो कैसे निकलें? तो केंद्रीय जांच एजेंसियों के घेरे में जितने भी नेता फंसे हुए हैं, और उनमें ज़्यादातर पार्टियां जो है, उसमें आप कांग्रेस से शुरू कीजिए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उसके अलावा केसीआर की भारत राष्ट्र पार्टी BRS, और इस तरह से ये जो क्षेत्रीय दल हैं, और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ये सब परेशान हैं केंद्रीय एजेंसियों की जो जांच चल रही है, गिरफ्तारी, जो चार्जशीट फाइल हो रही है। इनको लग रहा है कि अगर इससे निकले नहीं तो जनता की नज़र में जो हालत होगी उसमें हमारा चुनाव लड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। किस मुंह से चुनाव मैदान में उतरेंगे? और ये रियलाइजेशन नहीं है कि ये सब हमारा किया हुआ पाप है जो सामने आ रहा है। इनको लग रहा है कि केंद्र सरकार जो है ये पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक बदले की भावना से कर रही है। दरअसल हुआ यही है, बात तो सही है इतना कि वो जो कंसेंसस बना हुआ था आज़ादी के बाद से राजनीतिक दलों के बीच में कि हम तुम्हें बचाएंगे, तुम हमें बचाना, उस कंसेंसस को मोदी ने तोड़ दिया है। तब इनकी छटपटाहट हो रही है, चेतावनी दे रहे हैं संजय राउत जैसे लोग कि जब बीजेपी का शासन नहीं रहेगा, हमारा राज आएगा, तब सोच लें बीजेपी वालों को कौन बचाएगा। अरे तो बीजेपी वालों की चिंता आप क्यों कर रहे हैं? कोई नहीं बचाएगा, अच्छी बात है। भ्रष्टाचार करेंगे जेल जाएंगे, तो जो भी भ्रष्टाचार करे उसको जेल जाना चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल अब वो राष्ट्रीय पार्टी का, मोदी को चुनौती देने का वो सारा बुखार उतर गया है। अब उनको सर्वाइवल का सवाल नज़र आ रहा है, कैसे सर्वाइव करें, क्योंकि उनके पास लगातार अनुभवी नेताओं की कमी होती जा रही है। जो कैलाश गहलोत, जिनको जो है नंबर 2 बना दिया है, अब मनीष सिसोदिया के जाने के बाद सबसे ज़्यादा विभाग उन्हीं को दिए हैं, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। किस चीज़ की? DTC बस खरीद के घोटाले की CBI की जांच चल रही है। वो किस दिन जो है CBI की गिरफ्त में आ जाएंगे और जो है जेल चले जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। अरविंद केजरीवाल को ये समझ में आ गया है कि अब सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जल्दी छूटने वाले नहीं हैं। मनीष सिसोदिया अभी जो है CBI की रिमांड पर है, वो रिमांड ख़त्म होगी तो जेल जाएंगे, जेल जाने के बाद फिर ED रिमांड पर लेगी, उसके बाद फिर जेल से निकलना और मुश्किल होगा। कितने महीने या कितने साल के लिए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में रहेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इन सभी पार्टियों में सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता थे जिनके पास अतीत का कोई बैगेज नहीं था, हिस्ट्री का कोई बैगेज नहीं था। उनका पुराना कोई पाप उनके साथ नहीं चल रहा था, लेकिन अब तो उनका वर्तमान का पाप इतना बड़ा हो गया है उसका घड़ा कि भरने ही वाला है। कब फूट जाएगा पता नहीं, हालांकि रिसना तो शुरू ही हो गया है। तो इसलिए बहुत जल्दी ही आपको दिखाई देगा कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर होगी
जिसमें 10-12 पार्टियां ऐसी होंगी जो ये सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगी कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, आप इस पर रोक लगाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर रोक लगाएगा? वैसे सुप्रीम कोर्ट कर कुछ भी सकता है, इस बारे में तो कोई जो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये करना मुश्किल होगा, इसलिए कि अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार कैंसर बन चुका है। तो इससे सुप्रीम कोर्ट की इस मुद्दे पर कम से कम क्या नीयत है, ये पब्लिक डोमेन में है, ये सार्वजनिक रूप से सामने है। ऐसे में इस टिप्पणी के बाद, इस बात को कहने के बाद और सभी अदालतों को निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि भ्रष्टाचार के मामलों में कोई ढिलाई न करें। अब आप देखिए कि डेस्परेशन का लेवल देखिए इन पार्टियों का, नेताओं का, कि ये फैसला आने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच रहे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट में फरियाद लेकर जा रहे हैं कि हमको भ्रष्टाचार में जेल जाने से बचाइए। यानी हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, ये स्टैंड नहीं है। ये कहा जा रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, जो अरविंद केजरीवाल दिन रात बोलते हैं। मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया, सत्येंद्र जैन ने कुछ नहीं किया, सब कट्टर ईमानदार हैं। कट्टर ईमानदार जेल क्यों जा रहे हैं ये बताने में वो सक्षम नहीं हैं। अब दिक्कत यह है कि सबको दूसरे की दुर्गति पर मज़ा आ रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की ये हालत हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, और बुरा हाल हो तो और अच्छा है, क्योंकि ये तो हम ही को ख़त्म करने निकले थे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का अगर बुरा हाल हो रहा है तो बहुत अच्छा है, हमको तो इन्हीं की जगह लेनी है, ये जगह खाली करें तो हम जो है उस जगह को भरें। इसी तरह से अलग अलग दल हैं जिनको लग रहा है कि हमारा घर बचा रहे, हमारे पड़ोसी का घर भले ही जल जाए। तो इस चक्कर में सबके घर जलने वाले हैं। लेकिन बचाव का जो रास्ता वो खोजने जा रहे हैं, उसमें बचने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। तो 2014 में सत्ता में आने के बाद जो नारा दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उस नारे को वो अमल में ला रहे हैं बिना किसी मुरव्वत के। जहाँ भी भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है वहाँ केंद्रीय एजेंसियाँ पहुँच रही हैं, जांच पड़ताल कर रही हैं, सबूत जुटा रही हैं, उसके बाद जो है FIR हो रही है, चार्जशीट फाइल हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, पूछताछ हो रही है और जेल जा रहे हैं नेता। इतने बड़े पैमाने पर राजनीतिक नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच का सिलसिला कभी नहीं चला। भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो नीचे से वो 10 रुपये 100 रुपये रिश्वत लेने वाले सिपाही को पकड़ने से नहीं होगा, ये ऊपर से होगा। जब तक इन पर शिकंजा नहीं कसेगा तब तक नीचे का भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। जब नीचे वाले को ऊपर नहीं देना होगा तो फिर नीचे वाला भी भ्रष्टाचार करने में हिचकिचाएगा, 100 बार सोचेगा, उसको डर होगा, उसे लगेगा कि जब बड़े बड़े लोग नहीं बचे, वो जेल चले गए, तो हम कैसे बचेंगे। तो ये इससे बड़ा डिटरेंट जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ या किसी अपराध के खिलाफ और क्या हो सकता है। जिस तरह की कार्रवाई हो रही है भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोकने की कोशिश की, जिसकी मुझे उम्मीद है कि नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से आप जानिए अगर इसको रोका गया तो फिर भ्रष्टाचार को भस्मासुर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। हालांकि वो बन चुका है काफ़ी हद तक, लेकिन पिछले 7-8 सालों में जिस तरह से ऊपर के भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, उसको देखते हुए अगर ये सिलसिला चलता रहा तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन भारतीय राजनीति में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा जब बड़े बड़े नेता जेल में होंगे भ्रष्टाचार के आरोप में, आय से अधिक संपत्ति के आरोप में। तो भारतीय राजनीति की सफाई का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, मुझे लगता नहीं कि ये जल्दी रुकने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।